अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को हो रहे उपचुनाव के लिए सियासी संग्राम छिड़ चुका है। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया पर एक बार फिर से दांव खेला है, जबकि भाया के धुर विरोधी नरेश मीणा ने भी चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। लेकिन बीजेपी की ओर से प्रत्याशी का ऐलान होना फिलहाल बाकी है। ऐसे में यह तो तय है कि उपचुनाव का यह दंगल काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि मामला त्रिकोणीय हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कंवरलाल मीणा के विधायक की जाने के बाद हो रहे इस उपचुनाव में नरेश मीणा के निर्दलीय कूदने से आखिर किसे नुकसान होगा और किसे फायदा। लिहाजा चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या अंता के दंगल में आखिर मंगल किसका होने वाला है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं, परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं प्रियदर्शी भटनागर जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, शैलेश कौशिक जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी जुड़ चुके हैं, राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और एकलव्य सिंह जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शैलेश कौशिक जी आपसे करना चाहूंगा। तमाम सियासी दल जो होते हैं वो चुनावी मैदान में ऐन मौके पर टिकटों की घोषणा करते हैं, जब नामांकन का आखिर दिन बचता है तब तक इंतजार किया जाता है। तो क्या इस बार भी इसी स्ट्रेटेजी के साथ में आप लोग अंतम चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए कि ऐन मौके पर प्रत्याशी का ऐलान करेंगे? देखिए दीपक जी, नामांकन के जो फॉर्म भरने का समय है उसमें अभी 21 तारीख है, बहुत समय है। भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है, प्रक्रिया है। उसके अंतर्गत राजस्थान में कोर कमेटी की बैठक और उसके बाद उस बैठक के निर्णय में जो भी पैनल होगा उसको दिल्ली में संसदीय वोट के माध्यम से टिकट की घोषणा की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में समय से पूर्व और समय से काफी पूर्व निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के टिकट की घोषणा हो जाएगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि टिकट व्यक्ति कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो बखूबी चल रही हैं। कमल का फूल बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। नाम कोई भी आए, सब कार्यकर्ता एक मत के साथ, एक उसके साथ लगे हुए हैं। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से 2024 में उपचुनाव हुए थे, 7 में से 5 सीट हम जीते थे, अंता की सीट को भी उसकी प्रक्रिया में हम जीतेंगे और पहले से ज्यादा बहुमत के साथ जीतेंगे, पहले से ज्यादा बड़े अंतर के साथ जीतेंगे। ठीक है। कोई गुटबाजी जैसी स्थिति इसलिए देर हो रही है कोई टिकटों की घोषणा में, ऐसी कोई वजह? देखिए गुटबाजी जैसी स्थिति कहीं नहीं है। आप देखिए जो भी स्थिति है कोर कमेटी में होगी, तमाम सभी बड़े लीडर एक साथ बैठे हैं, बैठ चुके हैं, बात हो चुकी है, अध्यक्ष जी की हो चुकी है, सीएम साहब की हो चुकी है, पूर्व सीएम से हो चुकी है। इसके बाद कोर कमेटी की बैठक में जो भी पैनल होगा वो जाएगा और एक ऐसे प्रत्याशी के रूप में आएगा जो निश्चित रूप से पहले से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। इसलिए गुटबाजी, भारतीय जनता पार्टी वो नीति वाली पार्टी है जिसमें गुटबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। सब एक मत के साथ चुनाव लड़ते हैं। आज मैडम भी कह चुकी है कि जो आदेश होगा सर्वमान्य होगा। ठीक है, ठीक है। प्रियदर्शी जी, आपकी पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी, 5वीं बार दाव आप लोगों ने खेला है इस चुनाव में, लेकिन नरेश मीणा फैक्टर कितना काम करेगा, आपको क्या लगता है? आपके बागी आप लोगों ने निष्कासित भी किया उनको। देखिए, इस विधानसभा क्षेत्र में प्रमोद जैन भाया का लगातार 4 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं। जनता से उनका पूरा आत्मीय संबंध है। दूसरी चीज जो सबसे प्रमुख बात यह है कि ये एक सामान्य सीट है और कांग्रेस पार्टी ने सामान्य सीट के ऊपर सामान्य कैंडिडेट दिया है और हमको लगता है समीकरण हमारे पक्ष में है, क्योंकि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में आज तक किसी पर्ची खुलने का इंतजार है, वहां पर नेतृत्व विहीनता है और पार्टी आपसी गुटबाजी के कारण आज तक अपना कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पाई। जबकि आप देखेंगे जो गत चुनाव रहा था, गत चुनाव में भी प्रमोद जैन भाया मात्र 5,861 वोटों से हारे थे। ज्यादा वोटों का अंतर नहीं था। उसको हम कवर करेंगे और निश्चित तौर पे इस क्षेत्र में हम जो वापस हमारी जीत होगी। 4 बार अभी तक चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 2 बार प्रमोद जैन भाया इसमें जीत प्राप्त कर चुके हैं। अच्छा, नरेश मीणा फैक्टर से नुकसान होगा नहीं होगा? क्योंकि जहां से चुनाव उन्होंने लड़ा, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है। देखिए कतई हमारे को उनसे कोई नुकसान की हमारे को ऐसा लगता नहीं है कि हमें उनको नुकसान होगा, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के जो परंपरागत वोट है, जैसे आप मान लीजिए मीणाओं के वोट हमारे को पड़ते हैं और जो पार्टी के कमिटेड वोट है वो हमारे को पड़ेंगे। जैसे आप मानिए जाट है, गुर्जर है, मुस्लिम है, एससी है, तो ये जो समीकरण है ये कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। और उसके अलावा आप देखेंगे जो नरेश मीणा जी की जो छवि है वो उनको नुकसान दे रही है। उनके ऊपर किस तरीके का, और आज तक उन्होंने कोई चुनाव जीता नहीं। हर चुनाव में वो निर्दलीय लड़ते हैं और निर्दलीय लड़के वो हारे।
तो इसलिए हमारे को लगता नहीं है कि कोई नरेश मीणा जी से हमारे को ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हम हमारी जीत के प्रति आश्वस्त है। जातीय समीकरण भी हमारे पास है, उसके साथ साथ में स्थानीय जनता भी हमारे इसलिए पक्ष में है क्योंकि सामान्य सीट के ऊपर हमने सामान्य कैंडिडेट दिया है, और उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का अगर आप डेटा देखेंगे तो 4 बार चुनाव हुए हैं इन्होंने, उसमें 2 बार ओबीसी का, 1 बार एससी का कैंडिडेट, एसटी का कैंडिडेट दिया है, और 1 बार जनरल दिया। और आज की स्थिति भी है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ फुटबॉल हो रखी है, पोस्टरबाजी हो रखी है, और वहां पर ब्राह्मण समाज ने और जो सामान्य वर्ग है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगुल उठा लिया कि हमारे को इस बार बीजेपी से सामान्य जाति का कैंडिडेट चाहिए। ठीक जबकि स्थिति अभी ऐसी बन रही है कि कई बार नाम आता है प्रभुलाल सैनी का, कई बार आता है कि कंवरलाल मीणा जी के परिवार में से किसी को दे दे। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आज धरातल पे बिल्कुल मौजूद नहीं है अंतर विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन तो हम जीत के प्रति हम प्रियदर्शी जी, आश्वस्त हैं। आप कह रहे हैं नुकसान नहीं होगा, जी, कोई जी। बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आंकड़ों पर हम देखें तो आप यदि 2024 का देवली उनियारा के चुनाव की बात करें तो उसमें 59,478 वोट हासिल करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बीच में 2023 की हम यदि बात करें छबड़ा की, तो 44,000 सबसे वोट लेकर नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल मेरे पास भी बिल्कुल मेरे पास डेटा है, लेकिन तब की परिस्थितियों में और अब की परिस्थितियों में काफी फर्क हुआ है। वो फर्क ये हुआ है, एक तो जो नरेश मीणा जी की जो व्यक्तिगत छवि है उसको हमारी दृष्टि के अंदर जिस तरीके से उन्होंने एसडीएम के ऊपर जो उनके द्वारा जो मुकदमा दर्ज हुआ है और जो जिस तरीके से उन्होंने अपना रवैया अपनाया है, तो उनकी छवि हमारे हिसाब से खराब हुई है, उनको वोट का उनको नुकसान होगा। उसके अलावा जो इस क्षेत्र का जो मीणा समाज का जो परंपरागत वोट है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पड़ता है, तो वोट हमारे को पार्टी की तरफ जो जो वचनबद्ध वोटर्स हैं वो हमारे को प्राप्त होंगे। तो हम हमारी जीत के प्रति आश्वस्त है। उसके साथ साथ में हमारी गत सरकार का जो बेहतरीन कार्यकाल रहा है, प्रमोद जैन भाया की जो अच्छी छवि है और इन सारी चीजों का जो समावेश है वो हमारी जीत की ओर इंगित करता है। ठीक है, ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी, प्रमोद जैन भाया की अच्छी छवि जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसका जिक्र प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में कर चुके हैं, हालांकि कटाक्ष करते हुए किया। आपको क्या लगता है, नरेश मीणा फैक्टर के काम नहीं करेगा? लगता है श्याम जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोई तकनीकी दिक्कत हो सकती है। लेकिन हमारे साथ में एकलव्य सिंह जी भी लगातार जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। एकलव्य जी, यहां पर प्रियदर्शी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं होने वाला नरेश मीणा से, लेकिन 2023 का चुनाव और 2024 का उपचुनाव यदि हम देखें तो इसमें नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को ही है। देखिए दीपक जी, स्थिति क्या है कि अगर आप ट्विटर पे अभी अपना हैंडल खोलोगे और उसमें अगर आप अंता लिख के बस सर्च करोगे तो आपको लगेगा कि जैसे नरेश मीणा चुनाव जीत चुके हैं। ट्विटर पे तो इतना भारी कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन देखिए धरातल की जो बात होती है वो हमेशा ज्यादातर जो है वो ट्विटर से थोड़ी अलग ही होती है। और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेश मीणा जी की जो पॉपुलैरिटी जो उन्होंने गेन करी है पिछले लगभग 1 वर्ष में, उसमें कोई डाउट नहीं है। उनका एक नाम चलन में आया है, ज्यादा लोग उन्हें पहचानने लगे हैं, एक धरातल पे संघर्ष करने वाले नेता के रूप में उभर के अपने समाज में वो आए हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो एक इम्पैक्ट तो करेंगे ही, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जिस तरह के उनका भीड़ भी जिस तरह से उनके समर्थन में आ रही है, परंतु ये कह देना कि विदाउट पार्टी बैनर वो आसानी से ये चुनाव निकाल देंगे, ये तो अभी मतलब बहुत जल्दबाजी होगी। परंतु नुकसान वो डेफिनेटली दोनों पार्टीज को कर सकते हैं, और खास करके अंता विधानसभा क्षेत्र के जो जातिगत समीकरण है दीपक जी, आप देखेंगे कि वहां पे करीब एसटी समाज के लगभग करीब 40-50 हजार वोट है, उसी तरह से एससी समाज के भी वहां पे लगभग 40,000 वोट है, माली समाज के वहां पे करीब 36,000 वोट है। तो इन चीजों का इम्पैक्ट तो होगा ही, और नुकसान वो दोनों पार्टीज को करेंगे। लेकिन एक चीज है इसमें थोड़ा सा मतलब, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज्यादा मेल खाती है। और आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो उनने एक अपील भी करी डायरेक्ट राहुल गांधी जी को ट्वीट पे टैग करके, वो उन्होंने टिकट के लिए जो अपील करी थी, तो टिकट भी उनने बीजेपी से तो नहीं कांग्रेस से ही मांगा। तो सेम विचारधारा के जो वोटर्स होंगे तो कांग्रेस के वोट बैंक में थोड़ी बहुत सेंधमारी तो वो कर सकते हैं, तो ये नुकसान अवश्य हो ही सकता है। ठीक है, श्याम सुंदर जी, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, ये कांग्रेस पार्टी जो अब सामान्य सीट पर सामान्य उम्मीदवार उतारने की डिमांड का जो फॉर्मूला लेकर आई है या डिमांड कर रही है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये कांग्रेस के लिए नरेश मीणा के
डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जाना चाहिए? दीपक जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हो, सामान्य तो हैं हम्म। प्रमोद भाया जैन, हम्म। लेकिन उनकी छवि जिस प्रकार से प्रियदर्शी जी कह रहे थे, छवि बहुत अच्छी है। तो देखिएगा, भरत सिंह जी क्यों पत्र लिखते थे अशोक जी। गहलोत को? ये तो मालूम होना चाहिए कि भाई रे भाया खूब खाया। अब किस तरह की प्रवृत्ति है, किस तरह की स्थितियां। देखिए, लोकतंत्र में निश्चित तौर पर अब उनको टिकट मिल गया। देखिए, 12 तो उनके ऊपर केस है अभी। अब केस अभी तक हैं विचाराधीन, और जिस प्रकार से बातें हो रही है, अब कांग्रेस तो कहेगी कि हमने कैंडिडेट सामान्य दिया है और हम जीत का दावा करेंगे, क्योंकि 5,861 वोटों से वो कंवर राम से चुनाव हारे थे। उससे पहले भी देखेगा कि वो रघुवीर मीणा को चुनाव हरा कर, रघुवीर से कौशल हुआ करते थे, जो लगातार भाजपा के थे उम्मीदवार, वो जीता करते थे और मंत्री बने थे। आपने देखा था, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। जी। तो ऐसी स्थिति में भाजपा में टिकट बंटवारे को लेकर के जो खींचतान चल रही है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी और आपके प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से लंबी वार्ता करने के बाद भी टिकट फाइनल हो पाने में दिक्कत आ रही है। अब देखिएगा, बार बार ये कहा, जातिगत आधार पर अगर कहें तो 43,400 माली हैं और 40,780 मीणा है और 52,000 करीब SC वोट आते हैं, करीब कहते हैं, और 20,900 राजपूत हैं और 22,480 धाकड़ है और 10,850 जाट है, 11,000 करीब गुर्जर हैं और 10,900 मुस्लिम है और बाकी अन्य है 4,000 और 6,400। अगर जातिगत आधार पर किए जाए तो नरेश मीणा ने भी आज नामांकन कर दिया, और नामांकन कर दिया तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस में प्रमोद भाया चुनाव हारने का कारण भी नरेश मीणा ही रहे थे। अगली बार भी आपने देखा कि किस प्रकार से प्रहलाद गुंजल किस तरफ करवट लेगा, क्या वो कांग्रेस का या नरेश मीणा के पक्ष में जाएगा? क्योंकि नरेश मीणा के लिए उन्होंने डिमांड की थी कि भाई उनको टिकट दे दिया जाए, लेकिन टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया। और आज वो जिस प्रकार से उनकी भीड़ जुटी थी रैली में, अब कितने वोट पक्ष में आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, बिगाड़ेंगे तो खाका निश्चित तौर पर। वो कांग्रेस का ज्यादा नुकसान करेंगे, बीजेपी का भी कैंडिडेट आया नहीं। लेकिन आज कहते हैं कि पूर्व जिला प्रमुख हैं नंदलाल सुमन, जिनको आज दिल्ली से जयपुर बुलाया, और देखिए वो पूर्व जिला प्रमुख भी हैं और जिला अध्यक्ष भी रहे। तो ऐसी स्थिति में यदि उनको टिकट दे दिया जाता है तो वो माली जाति के वोट ले जाते हैं, तो बाकी जीतने में आसानी हो सकती है, बाकी कुछ मिल जाएगा। लेकिन वहां अभी तक जिस प्रकार से नाम चल रहे हैं, नाम बहुत ज्यादा चल रहे हैं। प्रभुलाल सैनी का नाम तो कट गया है, पहले कह रहे थे क्योंकि वसुंधरा राजे उनके पक्ष में नहीं है इस बार। ये बात सही है कि जिस प्रकार से अब आप कंवरराम मीणा की पत्नी है भगवती, उसको लेकर के वसुंधरा चाहती थी कि उनको टिकट दे दिया जाए, लेकिन उनके जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की स्थितियां हैं, वो जीत पाने में ठीक है नहीं। इसलिए जातिगत आधार पर कहे तो अब वो देखिएगा, अंता के पूर्व प्रधान है मोरपाल। ठीक है सर, मैं आता हूं सर वापस आपके पास। समझी प्रियदर्शी जी, आपने कहा कि प्रमोद जैन भाया की एक स्वच्छ छवि, लेकिन प्रमोद जैन भाया को लगातार टारगेट भ्रष्टाचार के मामले को लेकर नरेश मीणा तो कर ही रहे हैं। हो सकता है वो आपके अब बागी हो, लेकिन उससे पहले भरत सिंह कुंदनपुर, जो कि भी कुछ दिन पहले इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए दिवंगत नेता थे, तो ऐसे में उन्होंने जिस तरीके से लगातार लेटर लिखे तत्कालीन सरकार को, मुख्यमंत्री को, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी भी भुनाने की कोशिश तो करेगी आपकी पार्टी के प्रत्याशी की छवि के तौर पर। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन साबित होने जैसी स्थिति अभी तक नहीं बनी है और वो आरोप निराधार माने गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने फील्ड में जाके जनता की राय के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है। स्थानीय जनता उनको पसंद करती है। आज आप देख लीजिए 5,000 वोट क्या होते हैं, उनका जीत का अंतर सिर्फ 5,000 वोट था, और तब की स्थिति में और आज की स्थिति में अंतर है। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह करके ये चुनाव जीता था, लेकिन आज आप देखिए राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखिए, हर मोर्चे पे फेल है। अब आप देख लीजिए 21 महीने की सरकार में इनके पास में 21 काम नहीं है कि ये गिना पाए। इन्होंने जो जनता के हित के काम किए, ये फैक्टर भी काम करेगा, जातीय समीकरण भी काम करेगा। जातीय समीकरण की स्थिति ऐसी आप देख लीजिए, जाट देख लीजिए, गुर्जर देख लीजिए, एससी देख लीजिए, उसके अलावा ब्राह्मण देख लीजिए, स्थानीयता की जो मांग है ब्राह्मण देख लीजिए, मुस्लिम देख लीजिए, तो वहां पे ज्यादातर वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के पक्ष में। हमारा कैंडिडेट मजबूत है, उन्होंने मंत्री रहते हुए बेहतर काम करे, उनकी धर्मपत्नी के बेहतर काम किए। ये सारी चीजों के
हमने सारी चीजों का आंकलन करके हमारे प्रभारियों के द्वारा इन सारी चीजों को आम जनता की राय से इस स्थिति में यह पहुंचाया है कि आज प्रमोद जैन भाया को जनता के बीच में लाया गया है। हम निश्चित हैं, हम हमारी जीत की ओर निश्चित हैं, क्योंकि हमने हमारी गत सरकार ने काम भी किया है और ये सरकार, इस सरकार 21 महीने में पूरी की पूरी एक कर्मणीय सरकार रही है। इन्होंने गुटबाजी आप देख लीजिए, आज की तारीख तक टिकट फाइनल नहीं कर पा रहे। पहले तो ये हमेशा कहते थे कि हम पहले टिकट फाइनल करते हैं और कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते थे, लेकिन आज इनके पास में यहाँ कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। आज की तारीख तक में इनके पास में कैंडिडेट नहीं है। इनमें गुटबाजी इतनी है, सड़कों पे गुटबाजी है, इनके पूर्व मुख्यमंत्री खुद इनको टारगेट करी हुई है। तो ऐसी स्थिति में ये सीट तो भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और हमारे को उम्मीद है, हम ऐसी आशा करते हैं कि जनता का हमारे को आशीर्वाद मिलेगा और हम निश्चित तौर पर ये जीत करेंगे, यहाँ पर जीत हासिल करेंगे, क्योंकि सभी प्रियदर्शी जी, क्या प्रमोद जैन भाया के अलावा कोई विकल्प भी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था, इसलिए लगातार एक ही एक चेहरे को आप आगे किए जा रहे हैं आरोप लगने के बाद भी, हालांकि आपकी पार्टी का विषय ही है? देखिए आप ये देखिए, अगर ऐसी स्थिति होती तो मैं आज चीज को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने लगातार 4 बार चुनाव लड़ा है और पिछली बार मात्र 5000 वोटों का अंतर रहा है। तब तो बहुत गफलत फैलाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन आज तो इस पूरी प्रदेश की जनता और अंतर विधानसभा क्षेत्र की जनता के सामने सच्चाई आईने की तरह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर फेलियर साबित हुई है। जनता की उम्मीदों को उन्होंने पूरा नहीं किया है, इसलिए आज हमारे पक्ष में माहौल तय हुआ है। निश्चित तौर पर आज आप देख लीजिए, जो कंवरलाल मीणा जी जहां से जो चुनाव जीते थे, जनता ने उनको विजय बनाया था, आज आप देख लीजिए उनकी पृष्ठभूमि क्या साबित हुई, उनको दोषित किया गया ना। तो आज कांग्रेस पार्टी प्रमोद जैन पाया उनके ऊपर विश्वास इसलिए तो कर रही है क्योंकि आज वो जनता के सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे हैं। 4 बार लगातार अपना बेहतर परफॉर्मेंस के बाद जनता ने उनको इस बार वापस से मौका देने के लिए माहौल बनाया है। हम जीतेंगे, हमारे को ऐसी उम्मीद है। ठीक है शैलेश कौशिक जी, शैलेश जी, आपकी पार्टी भी चुनावी मैदान में जाएगी, हालांकि टिकट की घोषणा आपकी पार्टी अभी तक नहीं कर पाई है, प्रत्याशी कौन होगा उसका फैसला नहीं हो पाया, इसको लेकर अंदरूनी गुटबाजी के तौर पर भी देखा जा रहा है कि आपके जो अलग अलग खेमे बने हुए होंगे संभवतः उसको लेकर ही देरी हो रही होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल, बुनियादी सवाल यह भी उठता है कि जिन प्रमोद जैन भाया पर कांग्रेस के जो मौजूदा प्रत्याशी उन पर आप सवाल खड़ा करेंगे, या प्रधानमंत्री जब पिछले चुनावों के दौरान आए उन्होंने जिस तरीके से कटाक्ष भी किए थे बंद से कि मैंने सुना है यहाँ पर भाया को लेकर, उस तरीके की बातें जब आप लोग करेंगे तो पलटवार आप लोगों पर भी किए जाएंगे कि आपने आखिर कैसा बेले दिया, जिसने एसडीएम पर पिस्टल तान दी उसके बाद में उन्हें जेल जाना पड़ा, उनको सजा होनी पड़ी, तो क्या आप भी आपराधिक पृष्ठभूमि टाइप के लोगों को टिकट देते? इस तरीके के सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे। देखिए दीपक जी, पहले तो अभी हमारे साथी पैनलिस्ट कह रहे थे जिस तरीके से प्रियदर्शी जी कि बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, तो आपने खुद ने अभी कहा था कि मजबूत नहीं, वो मैं कह रहा हूं कि वो एक मजबूरी है, कांग्रेस की मजबूरी है प्रमोद जैन भाया, जिसको लगातार 4-5 बार से टिकट दे रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि किस तरीके से गहलोत की छत्र छाया में उन्होंने 5 साल लगातार भ्रष्टाचार किया, किस तरीके से खनन माफिया के रूप में एक मंत्री होते हुए उन पर आरोप लगे, किस तरीके से उन्होंने खानों को नीलाम किया, किस तरीके फर्जी जालसाजी के पट्टे जारी किए, किस तरीके से दस्तावेजों में अनियमितता की, और लगातार 19 तरह के उन पर जा रहे हैं। यहाँ तक बात है उनके कार्यकाल की, तो अंतर की जनता जानती है कि जो आदमी सत्ता पक्ष में मंत्री रहते हुए क्षेत्र का विकास नहीं करवा पाया, केवल एक खनन माफिया की भूमिका बना पाया, आज वो विपक्ष में रहते हुए किस तरीके से जनता के साथ खड़ा रह पाएगा। पिछले उपचुनावों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, चाहे विधानसभा के उपचुनावों का हो, 7 में से 5 हम जीते, कांग्रेस 4 पे से 1 पर आ गई और 4 में से 3 जगह तो जमानत जब्त हुई इनकी। वही भारतीय अगर नगर निकाय पंचायत के उपचुनावों को देखें तो ट्रैक रिकॉर्ड 36 में से 27 सीट जीते, कांग्रेस 4 पर सिमट गई। निश्चित रूप से हमारा जो प्रत्याशी आएगा वो कच्ची सभी का प्रत्याशी होगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजन लाल जी ने जिस तरीके से लगभग इस 22 महीने के कार्यकाल में भाजपा की सरकार ने काम किए हैं, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे पानी के क्षेत्र में, और जिस तरीके से बिजली प्रबंधन में लगातार काम हो रहे हैं, निश्चित रूप से अंता की जनता सत्ता के साथ जुड़कर अपने क्षेत्र को विकास की ओर ले जाएगी, और हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पिछले बार प्रत्याशी अधिक दुगनी से ज्यादा वोटों से जीतेगा। ठीक है श्याम सुंदर शर्मा जी, एक बड़ी बात यह भी है कि प्रमोद जैन भाया को लेकर अलग अलग तरीके की बातें की जाती है, जैसे शैलेश कौशिक जी कह रहे थे कि ठीक है अशोक गहलोत की छत्रछाया में वो आगे बढ़े, इस तरीके की बातें ये कर रहे हैं, लेकिन कल जिस तरीके से नामांकन सभा उनकी होने जा रही है, तो क्या एकजुटता दिखाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी भी कर रही है नरेश मीणा के फैक्टर के बाद में? क्योंकि नरेश मीणा का नाम सचिन पायलट खेमे से जोड़कर भी देखा जाता था पहले, वो सचिन पायलट की अमूमन तारीफें भी कर देते हैं, तो ऐसे में क्या अब एकजुटता दिखाने की कोशिश प्रमोद जैन भाया के मुद्दे पर की जा रही है? तमाम दोनों नेता सचिन पायलट भी और अशोक गहलोत भी दोनों एक मंच पर नजर आने वाले हैं कल।
देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस कल शक्ति परीक्षण करेगी। और आपने देखा कि उससे पहले भी शक्ति परीक्षण प्रबुद्ध भाई ने करके दिखाया था, टिकट उसी का परिणाम है। अब देखिए प्रियदर्शी जी कह रहे हैं कि जब मंत्री थे जब भी नहीं जीत पाए, अब तो मंत्री भी नहीं है, उसके बाद चुनाव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव जीतना बहुत आसान नहीं है, सत्ता के साथ बहुत सारी चीजें होती है, जो कि अब आज प्रमोद भाई के पास होगा क्या वो ऐसा। देखिए सत्ताधारी पार्टी को जिताने से वहां के विकास में गति मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं, वहां पे मुख्यमंत्री जी कह के जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में प्रमोद भाई जैन की जीत, क्योंकि प्रियदर्शी जी तो जीत तय करेंगे, क्योंकि जब वो तो कांग्रेस के है, लेकिन वहां किस आधार पर प्रमोद भाई जैन जीतने की स्थिति करना चाहते हैं, क्योंकि वो मंत्री रहते हुए 5,861 वोट से हारे हैं, तो आज तो मंत्री भी नहीं है वो। और जिस तरह से स्थितियां हैं, जो अब बार बार आप देखे कह रहे हैं कि भाई एकता की सूत्र में कांग्रेस किस तरह से चुनाव लड़ेगी, ये तो आज प्रताप सिंह खचरियावास भी कह रहे थे, क्योंकि मैं तो नरेश मीणा का जब वो स्थिति खराब थी तो मैं उनको जूस पिला के उठा के आया था, लेकिन अब मैं कांग्रेस का प्रचार करूंगा यदि मेरे को भेजा जाएगा तो। अब देखिए जिस प्रकार से नरेश मीणा के आ जाने से कांग्रेस की स्थिति बिगड़ेगी, वो तो निश्चित रूप से, जिस प्रकार से माहौल देखा आपने कि मैं जनता के लिए लड़ना चाहता हूं, लेकिन बीजेपी अभी तक टिकट डिक्लेयर करना पाने में वो देखिए लेट इसलिए कर रहे हैं कि कोई बगावत नहीं हो, जो कैंडिडेट आए तो टाइम नहीं मिले दूसरे को और वो चुनाव से नहीं आ जाए, तो इसलिए बीजेपी थोड़ा देरी चल जा रही है। और मैं कह सकता हूं कि अगर जिस प्रकार से जातिगत आधार पर अगर टिकट दिया जाता है, और नल्ला सुमन की बार बार बात आ रही है कि जयपुर बुलाया, क्या उनको टिकट दिया जा रहा है या उनकी पत्नी को टिकट दिया जा रहा है, अभी तो तय होना बाकी है। लेकिन हाँ, चुनावी दंगल में 2 कैंडिडेट तो उम्मीदवार के रूप में भर चुके, तीसरा कैंडिडेट आना बाकी है, जो कि ठीक। आपके सामने कमल का निशान लेके आएगा। बिल्कुल। अब वो कमल के निशान में देरी हो रही है, लेकिन भाजपा सत्ता में है, सत्ता का निश्चित रूप से सदुपयोग करके चुनाव जीतने की स्थिति भाजपा बना सकती है, क्योंकि सत्ता में बहुत बड़ी ताकत होती है, आपको ही पता है। बिल्कुल सर। इसलिए एकलव्य जी मैं बार बार ठीक है सर, एकलव्य जी मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूं। और अमूमन उपचुनावों को लेकर जो है ना वो ट्रेंड ये होता है कि सहानुभूति का जो लहर होती है उस पर सवार होते हैं हर जो भी राजनीतिक दल होते हैं। किसी की कोई मौत हो गई तो उसके बाद में संबंधित परिवार के व्यक्ति को टिकट दे दिया, लेकिन इस बार विधायिका जो वो थी वो उनकी सदस्यता ही रद्द हो गई है विधायक की, तो ऐसे में ये सहानुभूति वाला मामला या सहानुभूति कार्ड तो यहाँ पर चल नहीं सकता। देखिए दीपक जी, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि चाहे छवि हो चाहे सहानुभूति हो या दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट्स ने जो वहां पे कार्य किए हैं, ये सब कुछ भी नहीं मैटर करने वाला। ये जो अंता के जो समीकरण हो चुके हैं जिस तरह के जातिगत, मैं आपको बता देता हूँ जो मेरे हिसाब से 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। उसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आप प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे तो जो यहाँ पे उपचुनाव हुए पहले 2024 में भी, उसमें से 7 में से 5 सीट जो है वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने जीती। उसी तरह से उसके पीछे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो उपचुनाव होते थे उसमें कांग्रेस ने ज्यादा सीटें जीती और उनका पलड़ा भारी रहा। तो क्योंकि ये बड़ा सिंपल है, फर्स्ट बात तो ये होती है कि जनता भी चाहती है, जैसे अभी श्याम सुंदर जी ने बताया कि भाई रूलिंग पार्टी का अगर हमारा कैंडिडेट होगा तो एक विकास की गति पकड़ता है वो क्षेत्र। दूसरा फैक्टर जो है वो नरेश मीणा जी हैं, जो कि मुझे लगता है कि कांग्रेस की वोट बैंक में थोड़ी सी सेंधमारी ज्यादा करेंगे। तीसरा फैक्टर जो है, जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर, वो भले ही अभी एक नए हों लेकिन उनका जो संगठन का जो अनुभव है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी एक काम आता है। और अगर उसके साथ में एक चीज मिल जाए कि यहाँ की जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का जो, आपको वो एक बयान याद होगा कि जो कद होता है वो पद और मद से नहीं बनता, तो उनका जो क्षेत्र में एक कद है, मैं समझता हूं कि वो भी अपने आप में एक फैक्टर है। और अगर मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी में इस तरह से समन्वय में काम हो तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा इन कारणों से भारी रहेगा। तो बहुत धन्यवाद आप तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनका, एकलव्य जी, साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी, प्रियदर्शी जी और शैलेश कौशिक जी, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, अंता में उपचुनाव है और ऐसे में लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर अंता के दंगल में किसका मंगल होगा।